हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेपकिट प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2025 के एडमिशन फॉर्म के बारे में। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब उसके आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आइडिया देने वाला हूं कि क्या क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है और किन किन चीजों का गाइस आपको ध्यान रखना है। हर साल काफी सारे स्टूडेंट इस प्रोसेस के अंदर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो रही हो। ठीक है, तो आप गाइस सब अपनी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको एडमिशन ब्राउचर मिल जाएगा। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटीज के अंदर तो आपको एडमिशन मिलेगा ही, वो तो आपको सबको पता ही है। इसके अलावा आप इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो गाइस आपको सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू लेना पड़ेगा। आप आईएससी बैंगलोर में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप आइजर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनकी वेबसाइट आपको विजिट करनी है, वहां जाकर के आपको उनको फॉर्म फिल करने हैं एंड देन आप वहां के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगे। ये नहीं कि आपने आईआईटी जैम एग्जाम दे दिया तो आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा, आपको उसका भी अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ये वाला फॉर्म है, राइट, ये है आपका आईआईटी के लिए, यानी कि अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म है। ठीक है, आईआईटी जैम जो एग्जाम था वो जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो और उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर, उन रैंक के बेसिस के ऊपर अब आपको यहां पर एडमिशन मिल रहा होगा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस, इंपॉर्टेंट डेट जो है हमारे पास अभी फिलहाल वो क्या है कि 26 मार्च से 9 अप्रैल तक गाइस अभी आप अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हो। और जो आपकी चॉइस, यानी कि जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है कि आप किस आईआईटी को प्रेफर कर रहे हो ओवर द अदर आईआईटी या अदर जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज की भी प्रेफरेंस रहेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर एमएससी फिजिक्स वाले एस्पिरेंट्स की बात करें तो आप नॉर्मल एमएससी फिजिक्स में भी एडमिशन ले सकते हो, आप ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, या आप जियो फिजिक्स चूज कर सकते हो, राइट, या फिर आप एस्ट्रोनॉमी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और इस लिस्ट के अंदर, यानी कि इस पीडीएफ के अंदर भी वो सारी चीजें मेंशन है कि फिजिक्स के अंदर भी कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे एक कोर्स जो है वो आपका एनर्जी साइंस का भी है आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको अपनी पहले चॉइस बनानी है कि आपको किस कोर्स के अंदर, किस आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है, एंड उसके बाद फिर आपको वो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करनी है। प्रेफरेंस लिस्ट का भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपको बनानी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो 9 अप्रैल जो है वो आपकी मेन डेट रहेगी, जहां पर आपके एडमिशन प्रोसेस जो है वो ओवर हो जाएगा। और जो चॉइस का जो चेंज करने की डेट है गाइस वो 11 में रहेगी। तो फॉर्म आपको 9 मई तक फिल करना होगा, लेकिन आप प्रेफरेंस को 11 मई तक भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी गाइस वो आएगी आपकी 26 मई को। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ध्यान देने वाली कि तब आपकी एक कट ऑफ आएगी ये वाली, उसके बाद गाइस आपको वहां पर ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, राइट। लेकिन उन ऑप्शंस के साथ में आपको यहाँ पर सीट बुकिंग फी भी पे करनी होगी, जो कि हमारे यहाँ पर होगी आपकी 15,000। ठीक है, राइट, ये मैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप SC ST से हो तो ये फीस थोड़ी सी कम है, उसके बारे में आगे बता दूंगा, वो इस पीडीएफ के अंदर मेंशन है। लेकिन आप एक जनरल कैंडिडेट हो या लेकिन अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी जो फीस रहने वाली हो 15,000 रहेगी। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एंड अब गाइस ऐसी जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी वो आएगी गाइस आपकी 8 जून को, और जो इसका प्रोसेस रहेगा सेकंड कट ऑफ का वो आपका 11 जून तक रहेगा। तो जिन स्टूडेंट ने पहले यहाँ पर सीट बुकिंग फी एक बार पे कर दी, आपको यहाँ पर दोबारा से पे नहीं करनी होगी, जस्ट आपको इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना होगा एंड दैट्स इट। लेकिन जो स्टूडेंट ने फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है, उनका एडमिशन अगर आप सेकंड लिस्ट में आप डायरेक्टली ले रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर सीट बुकिंग फी पे करनी होगी। और एक चीज और है, अगर लेट से आपका फर्स्ट लिस्ट में आपका नेम आया है, ठीक है, राइट, आपका कट ऑफ क्लियर हुआ था, तो आपको वहां पर एडमिशन लेना ही है। चाहे से आप उस आईआईटी में एनरोल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपको वहां पर एडमिशन लेना ही है। ये नहीं कि आपने फर्स्ट कट ऑफ छोड़ दी और फिर आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट कट ऑफ में लूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट कट ऑफ क्लियर हुई है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको वहां पर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, नहीं तो आपका वो काइंड ऑफ विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये कि फ्यूचर में अपग्रेड करनी है आईआईटी की, मैं नेक्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है तो एक अलग बात है, तो फिर आप सेकंड कट ऑफ में डायरेक्टली एडमिशन लोगे। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कट ऑफ जो है वो क्लियर हुई है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना है, फिर सेकंड कट ऑफ में आपका अपग्रेड होगा, फिर थर्ड कट ऑफ में भी आपका अपग्रेड होगा, लेकिन आपको फर्स्ट कट ऑफ में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा।
ये नहीं कि डायरेक्टली सेकंड थर्ड कट ऑफ का वेट करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन आपको ले लेना है अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है तो ये मिस्टेक यहाँ पर मत करना। और जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में फी दे देंगे सीट बुकिंग फी, सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ में फिर आपको फी पे नहीं करनी है, वो एक ही बार होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसफर हो जाएगी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में। आपको जस्ट वहां पर अपग्रेड करनी होगी अपनी आईआईटी एंड दैट्स इट, ओके। और इसी तरह से जो थर्ड लिस्ट रहेगी गाइस वो आपकी 16 जून को आएगी और उसकी जो लास्ट डेट होगी राइट ऑप्शंस की वो आपके पास 20 जून यहां पर रहेगी। इसी तरह से फोर्थ जो कट ऑफ लिस्ट आएगी वो 30 जून को आएगी, लास्ट डेट वहां पर 3 जुलाई रहेगी, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल राउंड आते हैं, मान लो अगर आईआईटीज के अंदर थोड़ी सीट वैकेंट रह गई ज्यादा, तो उस केस में आपकी एक लिस्ट और बाद में आ जाएगी जो कि 4 जुलाई के बाद आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद गाइस तब आपका ये वाला प्रोसेस जो है कट ऑफ वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपके पास ऑफर लेटर आएंगे, इस बार यहाँ पर वो डेट स्पेसिफाई कर रखी है कि 9 जुलाई को आपको ऑफर लेटर आ जाएंगे। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पहले भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है। एंड इसी तरह से जो आपकी क्लासेस है, क्लासेस की भी एक रेंज रहेगी, ठीक है। डिफरेंट आईआईटी की जो क्लासेस है वो डिफरेंट डेट से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो ये आपकी 12 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में आपकी डेट आ रही होगी, राइट। अलग अलग आईआईटीज की अलग अलग डेट रहेगी, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और अभी ये जैसे आपकी जो सीट बुकिंग फी ली है 15,000, ये गाइस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फी के अंदर आपकी फी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये नहीं कि वो खाली सीट बुक करने के लिए फीस है, वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के अंदर काउंट होगी। जो आपकी एक्स्ट्रा फीस होगी, क्योंकि फीस सिर्फ इतनी नहीं होगी, लगभग आप एवरेज में मान सकते हो कि आपकी जो फीस है वो 45,000 से लेकर के 60,000 के बीच में रह सकती है, डिपेंडिंग कि कौन सी आईआईटीज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। हर आईआईटी की फी थोड़ी सी अलग रहेगी, ओके। आईआईटी दिल्ली की थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है औरों के कंपैरिजन में, तो वो आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाकर के। हर आईआईटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आपको एक रफ आइडिया उनकी वेबसाइट विजिट करके मिल जाएगा कि कौन सी आईआईटी की क्या है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब गाइस जैसे मैं कोर्स के बारे में बात कर रहा था आप लोगों के लिए, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी देखने के मिलेंगे। जैसे कि एक आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम होता है एमएससी टेक, यहाँ पर अप्लाइड जियोफिजिक्स आपको मिलेगी आईआईटी धनबाद के अंदर, या फिर आप उसको आईएसएम भी कह सकते हो, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे फिजिक्स एक तो आईआईटी खड़गपुर ऑफर करेगा एंड इसी तरह से आईआईटी भुवनेश्वर भी। तो अगर आप एमएससी पीएचडी एक साथ करना चाहते हो तो आप इनके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर डुअल डिग्री आईआईटी कानपुर में अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप अगर फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो आप एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप एनरोल कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे के अंदर, आप इसके अंदर भी एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आईआईटी जोधपुर के अंदर भी है फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो अगर आप मटेरियल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में जाने का, राइट, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहते हो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर भी जाने को जा सकते हो अगर आपका मन करता है। आप गाइस देखो इन कोर्सेज को ऐसे सिर्फ नाम से मत लेना, ठीक है। आप इन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर इनका कोर्स स्ट्रक्चर देखो। अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर आपको पसंद आ रहा है कि हाँ ये चीजें मेरे को एक्साइट कर रही है, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करो कि ये चीजें क्या होती हैं, तो अगर आपको वो चीजें एक्साइटिंग लगती हैं तभी आप उन कोर्स के अंदर एनरोल करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी कोर्स आज के टाइम पे ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो आपको 100% प्लेसमेंट देगा। बात वो होती है कि आप उसके अंदर कितनी मास्टरी करते हो, वो उसकी बात आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको चीजें एक्साइटिंग लगती है, आपको लगता है कि आप इस तरह की जॉब आगे फ्यूचर में कर सकते हो, तभी आप उस कोर्स के अंदर एनरोल करोगे। एंड अगर थोड़ा सेफ साइड के ऊपर रहना है तो आप नॉर्मल एमएससी फिजिक्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, राइट। और खासकर अगर आपकी टीचिंग या फिर रिसर्च ओरिएंटेड आगे आपको होना है तो उसके लिए एमएससी फिजिक्स आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी और एक्सप्लोर करोगे डिफरेंट डोमेन्स को कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा। और एमएससी के सेकंड ईयर के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स भी होंगे जहां पर आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी करोगे, तो आपको ये भी लग जाएगा कि रिसर्च किस तरीके की होती है। आप ट्राई कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहो, ठीक है। और अगर आपको वो फील्ड पसंद आती है तो फिर आप उसके अंदर पीएचडी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा। बाकी अगर किसी ने मन बना लिया कि मेरे को इसी डोमेन में वर्क करना है, अभी मेरे को डिसीजन लेना है इसी टाइम पे, मैं आगे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता 2 साल एमएससी में, तो फिर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ ऑप्शंस वैसे और भी अवेलेबल है, यहाँ पर आई गेस मेंशन नहीं है सारे के सारे, ठीक है। कुछ और भी अवेलेबल थे जैसे कि एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज भी है, ठीक है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो, फिजिक्स वाले भी। एक दो कोर्सेज और भी थे अलग अलग जगह पर, वैसे इसके अंदर आएगा सारे मेंशन उन्होंने किए नहीं है। तो जो आईआईटीज की सीट्स वाली लिस्ट है ना, अगर आप उस लिस्ट को देखोगे ना तो वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उस वाली लिस्ट को भी रेफर कर सकते हो, इस पीडीएफ के अंदर ही वो लिस्ट मेंशन है वैसे, तो लास्ट में आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अब गाइस देखो तब ये डेट्स आएंगी आपकी
कट ऑफ वाली, तो आपको वहां पर ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट विद अपग्रेड, रिजेक्ट एंड क्विट। तो अगर मान लो कि आपको अपनी टॉप प्रेफरेंस मिल गई है, ठीक है, जो आपने रैंक 1 पे डाली थी, अगर आपको वो मिल गई है तो आप करोगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज। या फिर लेट से आपको 8th या 9th प्रेफरेंस ऑर्डर वाला मिल गया आईआईटी और आप चाहते हो कि अब मैं उसी आईआईटी के अंदर एडमिशन लूं, मेरे को और अपग्रेड नहीं करनी, तब भी तुम एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपकी वही आईआईटी लॉक हो जाएगी, आगे आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपको उसी आईआईटी में फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट विद अपग्रेड कर रहे हो तो आपका जो हायर प्रेफरेंस है आप उसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो, लोअर आईआईटीज के अंदर फिर तुम नहीं जा सकते। प्रेफरेंस ऑर्डर में हम जो सबसे ऊपर रखते हैं सबसे बेस्ट आईआईटी, और ऊपर से हम नीचे आते जाते हैं। तो लेट्स से अगर आपको यहाँ पर एक मिडिल आईआईटी मिली है तो आप उससे ऊपर वाली आईआईटी को तो चूज कर सकते हो नेक्स्ट कट ऑफ में, नीचे वाली आईआईटी के ऊपर आप उसके बाद नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये मतलब है एक्सेप्ट विद अपग्रेड का, कि आप हायर प्रेफरेंस वाले के ऊपर तो एडमिशन ले सकते हो, लोअर के ऊपर नहीं जाओगे। और तीसरा है रिजेक्ट एंड क्विट। लेट्स से आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो रिजेक्ट कर दो, क्विट कर दो। अब लेट्स से हो सकता है कि आप फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन ले लेते हो एंड आगे आप नहीं लेना चाहते आईआईटी में एडमिशन, तो गाइस आप वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो। रिजेक्ट एंड क्विट का ऑप्शन आपके पास वहां पे रहेगा। सीट बुकिंग जो फी है वो आपको मिल जाएगी, आई गेस थोड़ा बहुत चार्जेस वो काट लेंगे, वो आगे इसमें लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको जो सीट बुकिंग फी है वो मिल जाएगी। आई गेस कुछ डेट्स तो ऐसी भी होती हैं कि जहां तक आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 100% कंप्लीट ही मिल जाएगी, ठीक है। एक डेट निकलने के बाद आपका कुछ अमाउंट कटता है, वो इस पीडीएफ के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो मेरे को भी एक्जैक्टली याद नहीं कि लास्ट ईयर कैसा था, ठीक है। तो आपको अगर एक डेट तक आप करोगे अप्लाई तो आपको 100% मिल जाएगी, और उस डेट के निकलने के बाद फिर आपके कुछ परसेंट कटे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा, ओके। तो आई होप कि यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा प्रोसेस के बारे में, इन तीनों पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ये कट ऑफ आने के बाद आपको काम आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। जैसे जनरल के लिए यहाँ पर जो सीट बुकिंग फीस है वो 15,000 रहेगी, SC ST और PW के लिए आपके पास यहाँ पर 75,000 रहेगी। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 15,000 है, SC ST और PW के लिए 7,500 है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्सेस्ड JOPS पोर्टल एंड नॉट चूजन एनी ऑप्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड द ऑफर्ड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में क्लियर हुआ है एंड आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट कट ऑफ अगर आपको नेक्स्ट कट ऑफ में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ क्लियर नहीं होती है फिर आप डायरेक्टली सेकंड कट ऑफ के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कट ऑफ क्लियर हो जाती है एंड वहां पर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो फिर आपको कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और इनके रूल्स को थोड़ा सीरियसली लेना, फिर बाद में आओ कि मैंने तो इसलिए किया था कि सेकंड में ले लेंगे, थर्ड में ले लेंगे, बाद में कौन सुनेगा भाई ये बातें तुम्हारी, ठीक है। कितने राउंड्स करवाओगे, आईटी वाले पहले ही 4 राउंड निकाल रहे हैं अगले, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही करते तो कभी भी एडमिशन प्रोसेस फिर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपको फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो एडमिशन ले लेना, बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा, फिर कोर्ट केस करोगे फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसी तरह से यहाँ पर सीट लिखी हुई है, यहाँ पर सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे कि फिजिक्स के अंदर कहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये IIT भुवनेश्वर का तुम्हारा एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेज PH लिख रखा है ना, तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी सीट किस कोर्स के अंदर यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रेजेंट है, ठीक है। फिजिक्स के हर एक कोर्स के लिए यहाँ पर आगे PH लिख रखा होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को तुम बाद में आराम से रेफर कर सकते हो, नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो किस IIT के अंदर कितनी है। अब मेन चीज, एक और ऐसी जगह जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और यूट्यूब पे भी काफी लास्ट ईयर भी काफी उन्हें गलत कर बता दिया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने गलत तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड किया था एंड बाद में फिर उनके डिफेक्ट आए थे। तो प्लीज सुन लो ध्यान से, डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करना होता है, नहीं तो फिर दूसरों की सुनोगे फिर गलती करके आओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, नाम लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। एनरोलमेंट आईडी आपको पता है IIT जैम की आपकी एनरोलमेंट आईडी क्या है, तो वो यहाँ पर फिल होगी। जो IIT जैम की एनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पर फिल होगी। उसके बाद जो आपकी डिग्री है, क्वालिफाइड डिग्री, जैसे अभी आपके यहाँ पर BSc मिलेगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो अगर आपकी BSc डिग्री है तो BSc लिख दोगे, BSc फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स ऑनर्स लिख दोगे। तो जो भी आपकी डिग्री है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। इसके बाद अब नीचे यहाँ पर क्या क्या फिल करना है, तो गाइस जो जो आपके कोर्सेज एलिजिबिलिटी के लिए, अगेन आई रिपीट एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे कि हम MSc फिजिक्स के लिए बात करते हैं तो आपके 4 कोर्सेज फिजिक्स के और 2 कोर्सेज मैथ्स के, यही एलिजिबिलिटी थी ना कि आपको 4 सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए और 2 सेमेस्टर में आपको मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ वो कोर्स भी मेंशन करोगे उतना सफिशिएंट है, सारे कोर्सेज मेंशन करने की नीड नहीं है कि आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, EVS भी पढ़ी है, ठीक है, वो सब मेंशन नहीं करना है, केमिस्ट्री मेंशन नहीं करना, उसकी नीड ही नहीं है। यहाँ पर ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, इतने अच्छे 2 लाइन्स लिखी हुई है यहाँ पर
ठीक है, लास्ट ईयर मैंने काफियों का देखा था डिक्लेरेशन फॉर्म सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाई द MEQs मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां पर 4 फिजिक्स के कोर्स मेंशन करने हैं और 2 मैथ्स के कोर्स मेंशन करने हैं एंड दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा करना चाहो तो बेफालतू का, करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई नीड नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही मेंशन कर दिया, इतना नीड थी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर मेंशन करना है, कोर्स कोड डालना है। कोर्स कोड कौन सा डालना है तुम्हें यहाँ पर, जो आपकी मार्कशीट में कोड है। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट के अंदर उस सब्जेक्ट का कोड है। लेट्स से तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स 1 लेट्स से। ठीक है, वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स से तुम्हारा एलिजिबिलिटी में काउंट नहीं होगा, तो लेट्स से मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से आपका मैकेनिक्स कोर्स है, तो मैकेनिक्स का आपका जो भी कोड है आपकी मार्कशीट में वो यहां पर मेंशन करोगे, और जिस सेमेस्टर में आपने वो पढ़ा है वो यहां पर मेंशन करोगे। ठीक है, ऊपर सेमेस्टर के ऊपर टिक लगा देना। ठीक है, कि हम सेमेस्टर को देख रहे हैं, ईयर को नहीं देख रहे। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स था तो यहां पर लिखोगे 1, यहां पर मैकेनिक्स का नाम और यहां पर मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कोड जो आपकी BSc की मार्कशीट में प्रेजेंट है। BSc की मार्कशीट, अगेन आई रिपीट। ठीक है, तो वो यहां पर मेंशन करोगे और यहां पर वो आराम से आपके फिल हो जाएंगे। इसी तरह से अगला लेट से आपने EMT मेंशन कर दिया, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपने थर्मल फिजिक्स का मेंशन कर दिया, फोर्थ सेमेस्टर में आपने क्वांटम मैकेनिक्स का मेंशन कर दिया, उतना सफिशिएंट है। और फिर ऐसे 2 मैथ्स के सब्जेक्ट जो आप जनरल इलेक्टिव में पढ़ते हैं, अगर फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो उनको यहां पर मेंशन कर दोगे एंड दैट्स इट। अब बात आती है कि किसी के मार्कशीट में सब्जेक्ट कोड मेंशन नहीं है, तो अगर भाई सब्जेक्ट कोड मेंशन नहीं है तो लीव देम ब्लैंक। जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट के नाम है आप उनको सिर्फ मेंशन कर देना, फिर कोर्स कोड को वहां पर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि वहां पर वो लिखा नहीं हुआ आपकी मार्कशीट में, तो कैसे लिख दोगे। ठीक है, तो अगर मार्कशीट में अंदर मेंशन है तो उसको यहां पर मेंशन कर देना, अगर मेंशन नहीं है तो सिर्फ यहां पर आपको सब्जेक्ट नेम लिखना है और जिस सेमेस्टर में आपको वो पढ़ा है तो वो लिखना है। इसका पर्पस गाइस जस्ट इतना है कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो चेक हो जाए। ठीक है, तो जो जो आपके कोर्सेज हैं फिजिक्स के और मैथ्स के वो आपको यहां पर मेंशन करने हैं, ताकि वो उसको कंफर्म कर पाए कि हाँ भाई तुम एलिजिबल हो। ठीक है, इसका पर्पस बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब बात करें नीचे, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना, काफी सारे स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, कि आप सबमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब जो स्टूडेंट अभी BSc कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने अभी थर्ड ईयर के एग्जाम अभी देने वाले हैं, ठीक है, अगर आपका 3 ईयर प्रोग्राम था तो अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम अभी देने वाले हो फ्यूचर में, तो आपकी डिग्री तो आई नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मार्क्स ही मतलब अभी तो एग्जाम ही नहीं दिया आपने। ठीक है, तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर डिग्री आएगी, तो यहां पर आप नॉट सबमिटेड के ऊपर क्लिक करोगे। इसी तरह से मान लो आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर अपनी BSc कंप्लीट कर ली थी और आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट अभी भी नहीं है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के बाद नहीं होगा, भी कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। जनरली वो यूनिवर्सिटी जो 2 साल ले लेते हैं उस चीज के अंदर, तब भी आप यहाँ पर नॉट सबमिटेड के ऊपर क्लिक करोगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप यहाँ पर बता रहे हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने दिया है, कौन सा नहीं दिया है। तो अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर नॉट सबमिटेड के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद फिर जो आपकी मार्कशीट है, जिन जिन सेमेस्टर की आपने अपलोड की है एडमिशन फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पर टिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर के नाम लिखोगे, जैसे आपने लेट से आपका 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और 5th का भी रिजल्ट आया नहीं है और 6th तो भी आपने दिए नहीं है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 और यहां पर सबमिटेड के ऊपर टिक कर दोगे। एंड आपका भी 5th और 6th का भी रिजल्ट आया नहीं है, 6th के आपने एग्जाम नहीं दिए और 5th का अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो यहां पर 5 और 6 इधर लिखोगे और नॉट सबमिटेड यहां पर डाल दोगे। सेमेस्टर के ऊपर यहां पर टिक कर देना, क्योंकि तुम यहां पर सेमेस्टर लिख रहे हो। और अगर आप ईयर लिखना चाहते हो, लेट्स से अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, आपका ईयर सिस्टम है, तो आप यहां पर लिख दोगे फर्स्ट सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है, थर्ड ईयर का रिजल्ट आना भी पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि आप उसको सबमिट नहीं कर रहे हो अभी। तो इस तरह से आपको यहां पर मेंशन करना है एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते टाइम गलती मत करना, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ओके, यहां पर डेट डाल देना, प्लेस डाल देना, जहां पर कर रहे हो इधर साइन कर देना और इसको फिर अपलोड कर देना, इतना सा काम है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर बता दी, क्योंकि यहां पर मेन गलती है डिक्लेरेशन फॉर्म में गलती होती है और एक प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, और एक प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं, हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा मैं प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बोल देता हूं। अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स चूज कर रहे हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर डाउटफुल हो भी, तो उसको मत डालना। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स की जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी कम होती है इन जनरल, तो आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंस है वो आपसे क्लियर नहीं हो पाती और फिर आप नॉर्मल MSc फिजिक्स में भी एडमिशन नहीं ले पाते हो। तो अगर आप श्योर हो कि मेरे को ये स्पेशलाइज्ड कोर्स करना ही है,
तभी आप उसको प्रेफरेंस लिस्ट में डालना, नहीं तो मत डालना। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये बता दिया प्रेफरेंस के बारे में। बाकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको मैं अलग से टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं प्रेफरेंस ऑर्डर की को एज अ इमेज फॉर्मेट में डाल दूंगा, और बाकी मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा एक छोटी सी, कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरह से अपना रखना है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा एंड अपना एडमिशन फॉर्म आप लोग अब ठीक से फिल करोगे। ठीक है, एंड इनकेस गाइस कोई आगे CSNET या फिर गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो गाइस प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि IITs के अंदर शेड्यूल थोड़ा जनरली हेक्टिक रहता है, तो वहां पर लाइव क्लासेस आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जा सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज की जो डिटेल है वो भी आपके सामने भी आ रही होगी, तो आप इन कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बेटर ये रहेगा कि आप इन एग्जाम को अपने फर्स्ट ईयर में ही निकाल लो, ताकि सेकंड ईयर में आप या तो प्लेसमेंट के ऊपर या तो फिर आप अपने अगर फ्यूचर से PhD करना चाहते हो उनके ऊपर आप अपना फोकस करो। क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इन एग्जाम्स को नहीं निकालते फिर सेकंड ईयर में ना तो अच्छे से ये एग्जाम्स निकल पाते हैं और ना ही अच्छे से फिर तुम PhD के लिए अप्लाई कर पाते, क्योंकि सेकंड ईयर हमारा प्रोजेक्ट की वजह से भी हेक्टिक होता है थोड़ा सा। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन एग्जाम्स को अपने फर्स्ट ईयर में ही क्रैक कर लो, ताकि सेकंड ईयर के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट को देने के लिए भी सफिशिएंट टाइम हो, और साथ में प्लेसमेंट या फिर अगर आपको PhD अप्लाई करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप उसको भी अच्छे से अप्लाई कर पाओ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंटिल देन बाय।